नमस्कार, ज़ीरा में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी सिरोही के अनादुरा थाना क्षेत्र के नागानी गांव में आपसी विवाद में एक युवक ने विधवा महिला को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। उधर मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर शव उठाने से मना कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर अनादुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अनादुरा थाना क्षेत्र के नागानी गांव निवासी विधवा महिला लक्ष्मी का एक युवक से पिछले लंबे समय से विवाद था। आरोपी के खिलाफ अनादुरा थाने में अलग अलग धाराओं में मामले भी दर्ज हैं और कुछ समय पहले ही जमानत पर आरोपी युवक बाहर आया है। युवक विधवा के घर पहुंचा और धारदार चाकू से महिला की हत्या कर दी और वहां मौके से फरार हो गया। साकेत हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। साकेत, क्या कुछ जानकारी आरोपी के को लेकर मिल पाई है और किस मामले को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद चल रहा था? बताया जा रहा है कि ये विवाद काफी पुराना था। आपसी रंजिश को लेकर ये हत्या की गई है और हत्या करने के बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया है। उसकी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने उसकी तलाश में टीमें गठित कर ली हैं और सरगर्मी से उसकी तलाश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर फलोदी के केशव नगर में एक कुटिया में सो रहे संत की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंचे संत के परिजनों ने संत के साथ रह रहे शिष्य पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर अजमेर के जयनगर मधवार क्षेत्र में पति ने पत्नी को बेल्ट से मार मारकर मौत के घाट उतार दिया और 9 साल की बेटी के साथ भी मारपीट की। इस संबंध में अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और जांच शुरू कर दी। अलवर गेट थाने के सब इंस्पेक्टर दातार सिंह ने बताया कि कल रात आरोपी पति राहुल ने पत्नी वर्षा को पीट कर मौत के घाट उतारने के साथ 9 साल की बेटी के साथ बर्बरता से मारपीट उसने की। सूचना पर पुलिस जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंची और मामले की जानकारी अभी फिलहाल ली गई। तेरह 21 को श्रीमती रेखा निवासी जॉन्सगंज रामगंज ने एक थाना जो रिपोर्ट पेश की कि मेरी सहेली वर्षा उम्र 32 साल, तो उसकी छोटी बच्ची है, बच्ची का नाम है प्रतिज्ञा उर्फ परी, जिसने बताया कि आज रात्रि को 12-1 बजे मेरे पापा ने मेरे साथ मम्मी के साथ में बेल्ट से खूब बुरी तरह से मारपीट की, जिससे उसकी पत्नी की डेथ हो गई, जिसको हॉस्पिटल में लेके आया और चीरगढ़ में बॉडी रखवाई। इस रिपोर्ट पर थाना जब्त कर धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर भरतपुर के बहुचर्चित डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर को आज भरतपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने धौलपुर के पास से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी की गिरफ्तारी पर एसपी भरतपुर ने 5000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। डॉक्टर दंपत्ति के दिन दहाड़ी गोली मारने की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी, लेकिन मुख्य आरोपी 15 दिन से पुलिस को चकमा दे रहा था और पुलिस की 1 दर्जन टीम आरोपी की चंबल के बीहड़ों से लेकर गुड़गांव तक तलाश कर रही थी। सभी संदिग्ध लोगों के फोन पुलिस सर्विलांस पर थे। मामले में पहले ही 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन ये बदमाश फरार था, जिसे पकड़ने में आज भरतपुर पुलिस टीम ने सफलता हासिल की। धौलपुर साइड से कहीं से निकला था ये, तो अलग अलग रास्ते चेंज करता हुआ, क्योंकि इनको भी ये था कि आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाए, क्योंकि ये लोकल जानकार हैं लोकल एरिया के। क्या मन में आई, क्यों मारा, क्योंकि उनकी दंपति की जो है 1 साल पहले ही जमानत हो चुकी थी। क्या ऐसा मसला आया कि इसने ये कदम उठाया? सब चीज़ों का खुलासा समय के साथ अब क्योंकि आ गया है, तो डिटेल में इसको इंटरोगेशन नोटिस का बनाया जाएगा।
उधर सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के पाटन में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने उसके चाचा पर अस्थियां चोरी करने का आरोप लगाया है। फिलहाल परिजनों ने पाटन थाने में मामला दर्ज कराया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हम फूल को पीपड़े के नीचे दाब के जब सुबह 9 बजे दाब के शाम को गए 3 बजे गंगा जी जाने के लिए, तो वहाँ फूल नहीं मिले। जब हमने पता किया तो हमारे परिवार के ही चाचा ने वहाँ से फूल गायब कर दिया था और 15-20 आदमियों को वहाँ बिठा के 3 दिन का टाइम दिया गया। जब वो फूल नहीं भरी तो हमने यहाँ थाने में, पाटन थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो वहाँ थानेदार मौजूद नहीं थे, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। भिवाड़ी शराब हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड का महज 12 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, घर में शराब पीने से मना करने पर 3 दोस्तों ने मोहन लाल की हत्या की। उधर सीकर के दातारामगढ़ के दंपति बनकर रह रही 2 महिलाओं ने मकान मालिक को कमाई का लालच देकर चूना लगा दिया। जब इनकी शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पूरा मामला सामने आया। इसका खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाएं दौलतपुरा गांव में कई महीनों तक किराए का मकान लेकर रहीं। इस दौरान मकान मालिक से 5 लाख नकद और मकान का किराया लेकर रफू चक्कर हो गई। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने दोनों महिलाओं को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। पति बनकर रह रही महिला ने अपने डॉक्यूमेंट में जीतू भाई पटेल के नाम से उसे तैयार किया था और उसका रहन सहन भी पुरुष जैसा ही लगता है। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ने मकान मालिक के साथ ही दातारामगढ़ में अनेक लोगों को ठगी का शिकार बनाया। इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। अजमेर की आना सागर झील में 200 और 500 के नोट मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। खानाबदोश नोट की तलाश में आना सागर झील में कूद गए, लेकिन 5 से 7 नोट के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। इसके बाद नगर निगम की कचरा साफ करने वाली मशीन के साथ कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कर्मचारियों ने काफी नोट बरामद किए। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि झील में नोट आखिर किसने फेंके। गंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ से लोग ये नोटें तैर रही थी पानी के अंदर, किसी ने बैग फेंक दिया। अब नोटें क्या पानी के अंदर तैर रही थी, लोग ले जा रहे थे निकाल के। मैंने देखा, मैं आया, मैं भी देखा तो नोटें अंदर देखिए, नोटें बैठ गई थी ज़मीन में। मैं क्या गोता लगा के 2-2,500 रुपये मैंने निकाल लिए। किसी ने 2,000 निकाला, किसी ने 3,000 निकाला। 2 घंटे से निकाल रहे हैं आप पानी में के अंदर नोटें। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 1 में आने वाली अंबेडकर नगर कॉलोनी के लोग पीने के पानी समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी करीब 25 साल पुरानी है, यहाँ की आबादी करीब 4,000 है। उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सबसे अधिक परेशानी पानी की है, क्योंकि घरों के भीतर लगे सबमर्सिबल सूख चुके हैं। कॉलोनी में 4-5 सरकारी हैंडपंप है, लेकिन कॉलोनी की आबादी अधिक होने से इन पर काफ़ी भीड़ होती है, जिसके कारण लोगों को 1 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। तो राजस्थान में भी मानसून के फुहारों ने प्रदेशवासियों को हल्की राहत देनी शुरू कर दी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में मौसम बदलने के साथ लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। प्रदेश के अधिकांश जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदला और धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश की शुरुआत हो गई, जिससे पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। श्री माधोपुर, सीकर, दौसा, हिंडौन सिटी, सवाई माधोपुर और बूंदी की ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पीछे तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानसून के दस्तक देते ही
बारिश की फुहारें अलग अलग जगहों पर पड़ी और गर्मी और उमस से जो लोग परेशान थे, आज उन्हें इस मौसम के बदले मिजाज के बाद राहत महसूस हुई। राजस्थान का रेगिस्तान पूरी तरह से रेत के आगोश में समा गया, जहां रेत के उठे बवंडर के साथ पूरा बीकानेर शहर मानो मिट्टी में समा गया। सुबह से तेज गर्मी के बाद शाम होते होते तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। तेज हवा के साथ उठी धूल मिट्टी से लोगों के घरों में मिट्टी की परतें जम गई। तेज आंधी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। तेज हवाओं ने वाहन चालकों की रफ्तार थाम दी, तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। सुबह से तो बहुत गर्मी पड़ रही थी सर, और भयंकर सूरज सुबह 8 बजे जब उदय हुआ तब भी लग रहा था जैसे कोई 12-1 बज गए। इतनी भयंकर गर्मी होने के बावजूद भी क्या है कि बीकानेर शहर जैसे आज की संडे की वजह से पूरा बंद है, लॉकडाउन की वजह से लोग भी घरों से नहीं निकले हैं। पर गर्मी की वजह से क्या है कि घरों में भी नहीं रह सकते, लाइटों के आने जाने की व्यवस्था नहीं हो रही है पूरी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सवालों का जवाब दिया। सबसे पहले चौधरी ने कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में साफ तौर पर कहा कि उनके परिवार में मेरी 3 मई को मुलाकात हुई थी और परिवार के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, और यही बात मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखी थी। मैं इसके पक्ष में हूं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जो मुझ पर आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। मैं पंजाब कांग्रेस प्रकरण को लेकर हरीश चौधरी ने कहा कि इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई वीडियो या ऑडियो टेप जारी कर मुझे बदनाम कर रहा है तो कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर के संदर्भ में मैं 3 मई को कमलेश प्रजापति के घर गया संवेदना प्रकट करने के लिए। उनके परिवार को मैंने पूरे गांव के बीच में ये बात रखी कि आपको क्या लगता है कि अगर आपके साथ अन्याय हुए तो क्या माध्यम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे को सीबीआई जांच चाहिए, और मैंने वो बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक पहुँचा। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के फोन टैपिंग बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में नहीं है फोन टैपिंग की कोई परंपरा। उन्होंने कहा कि वेद प्रकाश सोलंकी का बयान सुना है मैंने। खाचरियावास ने कहा कि भ्रष्टाचार के खेल का वीडियो सामने आने के बाद से बैकफुट पर है, इसलिए फोन टैपिंग मामले को हवा दे। इस वक्त यदि कोई भी हमारा साथी विधायक परिवार का सदस्य यदि ये बात कहता है फोन टेपिंग हो रही है, तो उनको उन विधायकों को वो ये कह रहे हैं, मैंने जो उनका बयान सुना उन्होंने कहा कि मेरा फोन टेप नहीं हो रहा है। बाकी 2-3 एमएलए जिन्होंने मुझे कहा हमारे यहाँ फोन टेपिंग की कोई परंपरा नहीं है, ना फोन टेपिंग होती है, ना कोई लेना देना है। यदि किसी को कोई शिकायत है मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, उन लोगों के नाम बताने चाहिए। बिना नाम के ऐसे मैं जवानी जमा खर्च कर दूं, मेरा ये मानना है कि इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। यदि है तो आप नाम बता दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिशोध और विद्वेष की राजनीति कर रही है, अंतरकलह का शिकार है। कांग्रेस और सरकार दोनों में अंतरकलह है। इससे लगता है सरकार कमजोर है। कोई भी कमजोर सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती। पुनिया ने कहा चर्चा चल पड़ी है कि सरकार कहीं राजस्थान में मध्यावधि चुनाव का न्योता तो नहीं दे रही। पुनिया ने कहा बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब तो खुद कांग्रेस के विधायक सरकार पर आरोप लगाने लगे फोन टैपिंग के। खुद कांग्रेस पार्टी जो हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि उन्हीं के विधायक आरोप लगा रहे हैं फोन टैपिंग के, जासूसी के, तो ये सब तमाम चीज़ें इसके पीछे थी कि ऐसा कौन सा काम करें जिससे ये सब चीज़ें डाइवर्ट हों। पर मुझे लगता है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रतिशोध की, विद्वेष की राजनीति की शुरुआत की है और जिस तरीके से वो खुद अंतरकलह का शिकार है, नैतिक रूप से सरकार कमज़ोर है, और कोई भी कमज़ोर सरकार ये साफ तौर पर ज़्यादा दिन चलती नहीं है। और इसकी चर्चा अब चल पड़ी है कि ये कमज़ोर सरकार कहीं राजस्थान में मध्यावधि चुनाव को न्योता तो नहीं दे रही।
प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से ऑडियो बम की आहट होने लगी है। इस बार कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने अपनी सरकार को एक बयान देकर कटघरे में खड़ा कर दिया। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने सरकार पर विधायकों के फैसले फोन टैप करवाने की आशंका जाहिर करते हुए फोन टैप करने का आरोप लगाया। वेद प्रकाश सोलंकी के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा, फोन टैपिंग करवाकर सरकार विधायकों की निजता का हनन कर हमला कर रही है। ये मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई विधायकों और सांसदों के फोन टैप करने के मामले सामने आ चुके हैं। सरकार अपने आप को बचाने के लिए विधायकों की निजता हनन का काम कर रही है। सरकार को इस तरह के कृत्य से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना फोन टैपिंग करना संभव नहीं है। प्रदेश का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। ऐसे में मुख्यमंत्री को निजता पर हो रहे हमले को रोकने का काम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सरकार को अनैतिक कृत्यों से बचना चाहिए। पहले भी सरकार के द्वारा विधायकों के और सांसदों के फोन टैपिंग के मामले सामने आ चुके हैं और अब जिस तरह से चाकसू से आने वाले माननीय सदस्य वेद प्रकाश सोलंकी ने आशंका जाहिर की है कि कई हमारे मित्र विधायक मिलते हैं तो वो कहते हैं कि राजस्थान की सरकार फोन टैपिंग करवा रही है। मेरे ख्याल से राजस्थान की सरकार का ये कृत्य निजता के ऊपर सीधा सीधा हमला है और राजस्थान की सरकार अपने आप को बचाए रखने के लिए व्यक्तियों की निजता के ऊपर भी हमला करने का काम कर रही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम और महापौर के बीच हुए विवाद के बाद जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर शील धापा एक्शन में नजर आई। सुबह सुबह निगम के अधिकारियों और जोन उपायुक्तों और सतर्कता शाखा के अधिकारियों के साथ शहर का दौरा करने निकली। जानकारी के मुताबिक महापौर ने दौरे की शुरुआत खातीपुरा से की। इस दौरान महापौर ने सफाई की जमीनी हकीकत को भी जाना, साथ ही सफाई कर्मियों से बातचीत कर कार्य पूरी तत्परता से करने के निर्देश दिए और उनका हौसला अफजाई किया। इस बीच महापौर ने आमजन से कहा कि कोई भी समस्या होने पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। उनकी हर एक समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। आज तुरंत फैसला एट द स्पॉट, जो भी प्रॉब्लम आई है उनको ये कल तक आज दिन में चला जाएगा इनका। कल से इन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सबसे जो हमारा क्राइटेरिया हमने रखा था कि हम सफाई व्यवस्था को 1 हफ्ते में बिल्कुल सुधार देंगे। ये आप देख लीजिए, आप खुद रहे पूरे कहीं भी कचरे का कहना चाहिए एक छोटा पैकेट भी नहीं मिला। बिल्कुल 1 हफ्ते बाद मैं प्रेस के सामने आऊँगी और बताऊँगी कि ये 1 हफ्ते का काम जो मैंने प्रॉमिस किया ये मेरा सारा 1 हफ्ते का काम है। और मैं नहीं बोलूँगी, ये सारे पार्षद बोलेंगे। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए अब सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, जिसके चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जहां वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की व्यवस्था शुरू की गई है, तो वहीं सिर्फ युवतियों महिलाओं के लिए टीकाकरण शिविर लगाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश चाहर ने बताया कि रविवार को 12 केंद्रों पर ऑन स्पॉट बुकिंग द्वारा कोविड टीकाकरण किया गया। इनमें पीबीएम अस्पताल के जीरियाट्रिक सेंटर पीएमआर बिल्डिंग पर युवतियों और महिलाओं के लिए ऑन स्पॉट बुकिंग कर टीके लगाए गए। मातृशक्ति के सम्मान के स्वरूप में महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए अलग से एक विशेष कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कोई भी 18 साल से 44 साल की महिला बिना रजिस्ट्रेशन, बिना स्लॉट बुकिंग के आकर के अपना आराम से और रजिस्ट्रेशन बिना हो तब भी वैक्सीन करवा सकती हैं। जयपुर में अब एक मैग्नेट गर्ल का वीडियो सामने आया है। शान अग्रवाल नाम के इस लड़की ने 2 दिन पहले ही वैक्सीन लगवाई थी। अब उसके शरीर पर चम्मच, सिक्के चिपकने शुरू हो गए हैं। जयपुर का ये परिवार त्रिवेणी नगर में रहता है। आपको बता दें, देश प्रदेश में वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में चम्मच और सिक्के चिपकने के मामले सामने आने पर लोगों का दावा है कि उनके शरीर पर सिक्के और चम्मच चिपक रहे। हालांकि डॉक्टर ऐसी चीजों को निराधार बताते हैं। उधर जयपुर नॉर्थ पुलिस ने नवाचार करते हुए पुलिसकर्मियों को रॉ ड्रिल, हथियार और अन्य संसाधनों का प्रशिक्षण देकर परीक्षा का आयोजन किया। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि पुलिसकर्मियों को अपराध नियंत्रण के साथ साथ आए दिन कानून व्यवस्था भी संभालनी पड़ती है, लेकिन इस तरह की ड्यूटियों के दौरान देखा गया है कि हथियारों और दंगा नियंत्रण के लिए जो उपकरण पुलिस को दिए गए हैं उनके उचित रखरखाव के अभाव में कई बार समय पड़ने पर पुलिसकर्मी इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इससे कई बार नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए जयपुर नॉर्थ जिले में 5 जून से एक ट्रेनिंग शुरू की गई।
राजस्थान में घरेलू रूफटॉप के लिए अनुदान अब 17 सितंबर तक मिलेगा। इसके लिए 31 अगस्त से पहले विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। घरेलू रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए अब विभागीय वेबसाइट पर 31 अगस्त 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। अनुदानित रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना 17 सितंबर 2021 तक की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और आम नागरिकों को घरेलू रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए 3 किलोवाट तक 40% अनुदान दिया जा रहा है। अधिकतम 10 किलोवाट के रूफटॉप प्लांट लगाने पर 3 किलोवाट तक 40% और उससे अधिक पर 20% अनुदान दिया जा रहा है। हज 2021 पर जाने का ख्वाब देख रहे लोगों को मायूसी हाथ लगी है। कोरोना महामारी के मद्देनजर सऊदी सरकार ने दूसरी बार विदेशी लोगों के लिए हज यात्रा को रद्द कर दिया है। सऊदी के स्थानीय 60,000 लोग हज कर सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है और नियमों के मुताबिक अन्य शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे में भारत समेत अन्य देशों में हज यात्रा की तैयारियों पर विराम लग गया है। शनिवार शाम को सऊदी सरकार द्वारा संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी पर हज और उमरा मंत्रालय का हवाला देते हुए ये जानकारी दी गई। इस साल 60,000 से अधिक लोगों को हज की अनुमति नहीं होगी, वे सभी स्थानीय होंगे। इस साल हज जुलाई के मध्य में शुरू होना था। इसमें वैक्सीनेशन के बाद 18 से 65 साल के आयु के लोग हिस्सा लेते। देश और प्रदेश में इस बार बेहद कम आवेदन हज के लिए हुए हैं। सामान्य हालातों में हर साल लगभग 20 लाख लोग हज जाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते ये फैसला लिया गया। यह इस बात की आज वजाहत हो गई है कि सऊदी अरब के अलावा दूसरे मुल्कों से हाजी इस साल हज के लिए नहीं जाएंगे। जैसा कि कल ही मुख्तार अब्बास नकवी साहब मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा था कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और वो खुद भी इस बात पे जोर देते हैं और यकीन रखते हैं कि जो सऊदी अरब का फैसला होगा उसी के साथ हम जाएंगे। कोरोना काल के मुश्किल घड़ी में राजस्थान की गहलोत सरकार दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। दिव्यांग पेंशनर्स को बीपीएल की श्रेणी में मानते हुए राजस्थान राज्य 1,000 रुपए की सहायता राशि हर महीने देने का ऐलान कर सकती है। वित्त विभाग से संबंधित फाइल की मंजूरी होने की भी जानकारी मिल रही है। दिव्यांग पेंशनर्स को एक्स ग्रेसिया सहायता राशि 1,000 रुपए देने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणा में दिव्यांग पेंशनर्स को बीपीएल की श्रेणी में शामिल करने का ऐलान किया था। ऐसे में अब राजस्थान सरकार 1,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा कर सकती है। सीएम ने बीपीएल स्टेट बीपीएल अंत्योदय योजना के अंतर्गत सम्मिलित परिवार पंजीकृत श्रमिकों को कोविड-19 में राहत प्रदान करने के लिए सहायता राशि उपलब्ध करवा रही है ताकि कोरोना की ऐसी विकट परिस्थितियों में इन परिवारों का आर्थिक संबल बना रहे। इस संबंध में दिव्यांग जन एक्सपर्ट हेमंत भाई गोयल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी गुहार लगाई है। उनका कहना है राजस्थान में 15 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन हैं। ऐसे में अगर सरकार इनकी घोषणा करती है तो दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिलेगी। जयपुर के जमरामगढ़ के भानपुर कला सीएससी पर अव्यवस्थाओं के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीएससी पर 80 डोज उपलब्ध होने के बाद भी सीएससी प्रशासन की मनमर्जी के चलते केवल 50 लोगों को ही वैक्सीन के लिए टोकन दिया गया। जयपुर सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा के द्वारा दूरभाष पर सीएससी प्रशासन को पूरे 80 डोज देने का आदेश था, लेकिन उनके आदेश की पालना भी सीएससी ने नहीं की। चले तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान।